कल ये कुछ क्वेश्चन छोड़े थे मैंने आपके लिए होमवर्क में ऐसे कि कर लेना आप खुद से, आंसर बता दिए थे आपको। तो अगर किसी को मतलब जिनको जिसमें जो डाउट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर अपन आगे बढ़े, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है किसी को? अभी बोलो। सर आंसर पूछना सर। आंसर पूछना सर। आंसर इसका है -3 से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, पूछना है किसी को फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। नो सर। ठीक, क्वेश्चन 2। यस सर, ये बता दो। क्या दिक्कत आ गई इसमें? अरे भैया जो पूछ रहा है वो कम से कम बोले तो सही ना कि यार क्या दिक्कत है क्या नहीं है। यस सर। सर समझ तो आ गया सर, पर जैसे एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं होती। कौन पीयूष है क्या? वो गलत सा है। यस। सिस्टमेटिक क्यों नहीं होगा भाई? सिस्टमेटिक ही होगा। कुछ भी कर रहे हो मतलब रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसको टी बोल दो, 2 - t अपॉन 3 - t, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। माइनस ऊपर नीचे बाहर निकाल लो, वे भी कर्व लगा लो, 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो क्या होना चाहिए? ये या तो 2 से छोटा होना चाहिए टी, या 3 से बड़ा होना चाहिए। यही आ रहा है आंसर। यस। तो बस टी मतलब क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये 2 या 2 से छोटा होना चाहिए, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए। 2 या 2 से छोटा होना चाहिए मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स कहां से कहां तक हो सकता है? -∞ से लेके 2 3 ओपन तक, 3 ओपन तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। यूनियन 3 से बड़ा मतलब 4 या 4 से बड़ा, 4 क्लोज से इंफिनिटी। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 पूछना किसी को? नहीं पूछना। 4 पूछना है? नहीं। 5th? 6th? 7th? एट्थ? अरे तुम करे हैं, तुमने करे ही नहीं है। यस सर, किए हैं सारे, पहले कर दिए। हो गए ना सबसे? जो नहीं पूछ रहे हैं मतलब उनसे हो गए। लास्ट क्वेश्चन। 9th? यस सर, ये बता दो। भाई तुम्हें जो चीज बता दी जाती है एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती मुझे लगता है। हालांकि मैंने कल हिंट भी दिया था। इसमें क्या है भाई, सिंपल सी बात है। वैसे किया था सर। तो आएगा, अभी करके दिखाऊंगा तेरे को, फिर तू जवाब देना मेरे को। सर ग्राफ से किया था सर। अबे काहे का ग्राफ? इसका ग्राफ कहां से आता है मेरे को? कुछ भी। ये 0 नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। यस सर। तो ये चेक कर लो कि ये 0 कब है, फिर वो वैल्यू हटा देंगे। तो हमने सॉल्व कर लिया कि ये 0 कब है। अब आपको बताया था कभी भी x और ये हो तो हमेशा क्या करो, फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट में तोड़ लो x को। इस x को लिख लो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। 2x 3x माइनस x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 0। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या गया यहाँ से?
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2। अब आपको पता है इसकी रेंज निकालते हैं 0 से 1, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 कहां से कहां तक होता है, क्लोज 0 से ओपन 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 से बड़ा और 0 या 0 से छोटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दो ही वैल्यू ले सकता है, या तो 0 या -1। जब ये 0 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू यहां रखोगे तो फ्रैक्शन पार्ट भी 0 आ गया, और जब ये -1 है इसकी वैल्यू यहां रखोगे तो फ्रैक्शन पार्ट हाफ आ गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो x आ जाएगा, एक बार x 0 आ गया और एक बार x -हाफ आ गया। ये दो सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के, मतलब ये दो वैल्यू वो नहीं ले सकता, क्योंकि इन दो वैल्यू होने पे ये 0 हो जाएगा। ये हटा दो r में से, डोमेन आ गया r -0 -हाफ। बताओ क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना बताया नहीं है, इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था जब मैंने नोट भी लिखाया था वहां पे रामबाण, याद है? यस सर, मैंने सर वो जो वहाँ पे इक्वलाइजर उसको उसका ग्राफ देखकर बना रहा था, वो गलत। चलो ग्राफ से कर लो, उससे क्या हो जाएगा? ग्राफ पे फिर कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो ना, 2x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को, हाँ जी यस देख लो, बनाओ ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ऐसा होता है 0 से 1 तक, फिर 1 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके 3 तक, इस तरह से चलता है, पता ना सबको। फिर नीचे पीछे -1 तक, फिर नीचे पीछे -2 तक, -2। ये तो राइट साइड का ग्राफ बन गया। लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाओ, y बराबर 2x एक लाइन है। अब y बराबर 2x एक लाइन है तो उसकी स्लोप कितनी है, 2 है। तो अगर 1 को 1 से मिलाओगे, ये वाली स्लोप जो होती है ना, ये वाली लाइन तो क्या है, y बराबर x होगी, ये वाली 1, 1, 2, 2, -1, -1, तो y बराबर 2x तो ऐसे जाएगी, ऐसे, यस ठीक है, और ये ऐसे जाएगी। तो ग्राफ से भी दिख रहा है कि ये डॉटेड लाइन के राइट में ही होगा ग्राफ इधर, तो ये वाला पोर्शन तो कभी कट कर ही नहीं सकता। तो एक सॉल्यूशन तो ग्राफ से डायरेक्ट ही दिख रहा है, 0 है। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे y बराबर कितना है, -1, तो 2x बराबर कितना कर दिया, -1, तो x बराबर -हाफ आ गया। दो ही सॉल्यूशन है, 0 और -हाफ, क्यों नहीं आएगा? हाँ जी, एवरीबॉडी क्लियर है सबको? बस मिटा दे, किसी को डाउट है तो पूछ लो। चले? यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट, रेंज ऑफ फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि डोमेन निकालने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। फिर हमने जो भी अब तक की नॉलेज थी, स्टैंडर्ड फंक्शन, उनके ग्राफ, उनके डोमेन और कुछ की पॉइंट्स जो हमने पढ़े, उनकी हेल्प से जनरल फंक्शंस के डोमेन निकालने पे हमने बात कर ली और काफ़ी सारे एग्जांपल्स कर लिए, ठीक है। बाकी तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे जगह जगह, तो चैप्टर इंप्रूव होता रहेगा। बट इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अल्टीमेटली हमने डोमेन निकालना सीख लिया, ठीक। नाउ रेंज निकालना थोड़ा क्या है, थोड़ा सा टफ टास्क होता है कंपेरेटिव टू डोमेन, बिकॉज डोमेन में तो चीजें पता है हमें कि ये करना है यार, ये चीज अलाउड नहीं है, उससे इजीली आंसर आ जाता है। रेंज में थोड़ा सा ये कह सकते हो कंपेरेटिव टू टफ है। लेकिन अगेन इसमें भी हम पहले कुछ जनरल की पॉइंट्स, सब कुछ बातें लिखेंगे जिनको आप ध्यान रखें, जो रेंज सॉल्व करने में, रेंज निकालने में काम आएंगी थ्रू आउट द कैलकुलस, ठीक है। कुछ अभी तक जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े हैं, जिनके ग्राफ देखे, उनकी रेंज वगैरह हमें ध्यान है, ठीक है ना। तो उन सब बातों को कंपाइल करते हुए फिर अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में भी ना इस तरह से मैं आपको डिवाइड कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस की, देखो ये टाइप 1 प्रॉब्लम है, ये टाइप 2 प्रॉब्लम है, ऐसा है तो ऐसा करें, ऐसा है तो ऐसा करें। कुछ एक हम अपनी तरफ से कुछ क्लासिफाइड टाइप ऑफ प्रॉब्लम कर लेंगे, टाइप 1, टाइप 2। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाएगा, अच्छा हाँ देखो ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं, ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं।
ताकि जब चैप्टर हो जाए, चीजें हो जाए, तो आपको दिमाग में रहे यार रेंज कैसे कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है, बाकी तो अल्टीमेट कैसी मर्जी निकालो, ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं, आपको तो रेंज निकालनी है दैट्स इट। चाहे आप ग्राफ से बताओ, चाहे आप मैनिपुलेशन से बताओ, चाहे कुछ भी बताओ। तो रेंज हमें पता ही है क्या होता है। फंक्शंस में जो अलाउड वैल्यूज होती हैं डोमेन, उनको जब पुट करते हैं तो जो y की वैल्यूज का सेट आता है वो रेंज होती है। तो रेंज की डेफिनेशन लिखने की तो जरूरत नहीं है, हम पहले लिख चुके हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम लिख लेते हैं, जो हमें ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, सम की पॉइंट्स। पहला ये, रेंज निकालते वक्त आप ये मत सोचें कि आप रेंज ही निकाल रहे हैं, आपको डोमेन तो देखना ही पड़ेगा। उसका कारण है कि सपोज कोई फंक्शन आया, आप मुंह फाड़ के कुछ भी करके उसकी रेंज निकालने में देख रहे हो और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, पता चले उसका डोमेन फाई हो, फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। या मान लो फंक्शन में कोई इक्का दुक्का एलिमेंट ही अलाउड है डोमेन, जैसे मान लो 2 ही एलिमेंट अलाउड है, 1 और 2, और आपने इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करा, आप बिना मतलब का माथा मार रहे हो। बाद में आपने देखा रे यार 2 ही एलिमेंट अलाउड है, तो बस 2 ही एलिमेंट अलाउड है, तो दोनों वैल्यू रख दो। 1 रख दिया, जो y आ गया वो सेट एलिमेंट आ गया रेंज का। 2 रख दिया तो एलिमेंट आ गया, बस 2 ही एलिमेंट थे तो 2 ही एलिमेंट रेंज में आ जाएंगे। या वो दोनों सेम हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। समझ रहे हो मेरी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस सर। तो अल्टीमेटली कहना ये चाह रहे हैं, वो आपसे पूछेगा नहीं, बट आप अपने दिमाग में ये बना के रखें कि जैसे ही रेंज आई सामने तो आपको डोमेन पर नजर तो दौड़ानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में आप पहले डोमेन फाइंड आउट करके लिखें, बट आपको उस पर नजर दौड़ानी पड़ेगी। शुरू में हो सकता है आपको लिखना भी पड़े, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको देखते समझ में आ जाएगा किस में आपको डोमेन पे फोकस करना है या किस पे नहीं करना। बट अल्टीमेटली थिंग इज दैट कि हो सकता है किसी क्वेश्चन का डोमेन हो ही ना है, कोई सिंगल दुक्का एलिमेंट हो, तो आपको अल्टीमेटली रेंज निकालने के लिए पता तो होना चाहिए ना कि रेंज किस रीजन में निकालनी है। तो डोमेन क्या है उसका अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, या नजर में रखना ही पड़ेगा, या उस पर एक लुकआउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज फर्स्ट चेकअप या सी या ऑब्जर्व, है ना भाई, लिखे ना चलो ध्यान रखें, ऑब्जर्व द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन तो आप देखे ही देखे, ठीक है ना। तो डोमेन तो एक ऐसी चीज है, कोई भी फंक्शन आगे जाके भी कुछ भी करेंगे तो डोमेन का यूज तो कभी भी हो सकता है कि हाँ यार ये पता चला ये चीज डोमेन में नहीं थी, हम फालतू में कर रहे हैं। तो वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, कभी भी आपको उस चीज पे नजर दौड़ानी पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरी चीज, सपोज जैसे मान लो मैंने कहा कि उसके अंदर कुछ लिमिटेड एलिमेंट है, इंटरवल नहीं है डोमेन में। डोमेन में कुछ लिमिटेड एलिमेंट है, कोई 5 एलिमेंट है या 10 एलिमेंट है। ऐसे केस में रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, वो वैल्यूज पुट कर दोगे, सीधा रेंज आ जाएगी बस। मान लो 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 1 रखा y आ गया, 2 रखा y आ गया, 3 रखा y आ गया, 4 रखा y आ गया, जो जो एलिमेंट्स आ गए उनका सेट क्या हो गया, रेंज हो गया। तो अगर ऐसा होता है, इन डिस्क्रीट एलिमेंट्स x1 x2 x3 से लेके सपोज n एलिमेंट्स हैं, आर इन डोमेन only, then range of function will be, रेंज क्या होगी, सीधा उसकी वैल्यूज उस पर रख दो। f के अंदर x1 रख दिया तो f of x1, 2 रख दिया तो f of x2, ऐसे ही fn रख दिया तो f of x, और इन सब का करली ब्रैकेट में एक सेट बना के लिख देंगे, वो आपकी रेंज हो जाएगी, बिकॉज इंटरवल तो कोई आएगा ही नहीं। क्लियर है ये बात? हाँ जी, यस सर। यस। नाउ कंपोजिट फंक्शन के लिए भी कुछ बात कर लें। कंपोजिट फंक्शन के लिए एक मंत्र है हमारे पास, है ना, अंदर से बाहर। आपको याद है डोमेन में भी एक मंत्र बताया था, डोमेन में क्या बताया था, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। पहले बाहर वाले फंक्शन से पूछो कि तुझे कोई दिक्कत है क्या, फिर वो कंस्ट्रेंट अंदर वाले पे लगाए, फिर वो अंदर वाले, इस तरह से हम करने से इजीली डोमेन निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, अंदर से बाहर, अंदर से पूछ के देखें वो रेंज कहां से कहां तक है, फिर उसमें बाहर वाला फंक्शन कहां से कहां तक जाएगा, इस तरह से। सपोज मान लो फंक्शन है e की पावर sin x, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी रेंज बता दो, तो देखो डोमेन इसका r है, कोई दिक्कत है क्या,
भाई बाहर वाले से कोई दिक्कत नहीं है, साइन को भी कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन स्क्वायर हो गया। यस अब अगर रेंज की बात करेंगे तो कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है ई की पावर समथिंग तो इन्फिनिटी होता है, पूरा माइनस जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होता है, तो आर प्लस, ऐसे नहीं होगा। अब आप सोचो कि ई बन गया किसकी वजह से, साइन की वजह से। तो सबसे पहले हम अंदर वाले फंक्शन से पूछेंगे, हम देखेंगे कि भाई साइन एक्स की औकात कहां से कहां तक है। साइन एक्स की औकात कितनी है, -1 से लेके 1 तक ही तो है। भाई डोमेन कुछ भी हो, पूरा खुला दौड़ेगा इनपुट एक्स माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। तो साइन एक्स को तो बेचारे को वो बांध के रखेगा ना -1 से 1 के बीच। तो आप ये सोचो कि y बराबर e की पावर x में ये जो x है वो -1 से 1 तक ही तो जा रहा है। तो आप e की पावर x का जब ग्राफ बनाओगे तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। फिर आप देखोगे ये 0 पे वैल्यू 1 है, 1 पे वैल्यू कितनी है, e है, और -1 पे वैल्यू कितनी है, 1/e है। तो e के अंदर जो इनपुट था वो तो -1 से 1 तक ही गया ना, बस यहां से लेके यहां तक। तो ग्राफ तो सिर्फ इतना ही कवर हुआ ना, यहां से लेके यहां तक। क्या कभी भी ई के अंदर 1 से बड़ा वैल्यू आएगा क्या? नो सर। या -1 से छोटी वैल्यू आएगी यहां पे कभी भी? नो सर। तो बस इसकी रेंज क्या हो गई, 1/e से नीचे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट नहीं करेगी, क्योंकि इतना ही पोर्शन आएगा। ई के ऊपर कोई नहीं कट करेगी, 1/e से लेके ई तक सब कट करेगी। तो y की रेंज क्या आएगी, 1/e से लेके ई तक आएगी। सही है। यस सर। तो अल्टीमेटली कहना ये चाह रहे हैं, कंपोजिट फंक्शंस में पहले सबसे जो अंदर फंक्शन होगा उससे पूछे भाई तेरी क्या औकात है, तो कहां से कहां तक की रेंज रखता है, फिर उस रेंज के अंदर बाहर वाले की क्या औकात है, फिर उसमें बाहर वाले की। इस तरह से आप अंदर से बाहर जाके रेंज को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा साइन एक्स के स्क्वायर की क्या रेंज है, औकात क्या है, तो आपको पता है कि साइन एक्स की जो औकात क्या है वो -1 से 1 तक है। हाँ जी। यस सर। तो उसके स्क्वायर की क्या औकात होगी, वो 0 से 1 तक ही तो होगी। अगर कोई चीज -1 से 1 है तो उसका स्क्वायर 0 से 1 तक होगा। यस सर। यस। बस, तो ये आपकी y की रेंज आ जाएगी। तो अल्टीमेटली कंपोजिट फंक्शंस में हम क्या कह रहे हैं, पहले अंदर वाले को देखें उसकी रेंज, उस रेंज के अंदर बाहर वाले फंक्शन की क्या औकात है, फिर उसकी बात करें। इस तरह से एनालाइज करना होता है। क्लियर? यस सर। यस। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, इफ डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड, if domain is restricted in question, then find range of given function in that restricted domain only. क्या मतलब है इस बात का? सपोज यार मान लो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है और साइड में लिख रखा है एक्स इक्वल्स टू, दे दिया आपको सपोज π/6 से लेके 2π/3 तक दे दिया। अब आपसे कहे इसकी रेंज बताओ, तो कुछ गरीब बच्चे क्या सोचेंगे, अरे साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स की तो औकात क्या होती है, -1 से 1 होती है, तो इसकी रेंज -1 से 1 है। सर ने याद कराया था। अरे सर ने याद कराया था, सर ने ये बताया था कि वो पूरा ग्राफ अगर खुला दौड़ता है तब जाके उसकी रेंज -1 से 1 होती है। लेकिन आपका इनपुट तो फिक्स कर दिया ना कि बस इसके बाहर नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन में उसने डोमेन खुद दे दिया। मैंने आपको फंक्शन में शुरू में बताया था, याद हो, कि अगर ए सेट दिया जाए तो डोमेन वही हो गया जो क्वेश्चन में दिया है, नहीं तो आप खुद निकालोगे। याद है ना? तो अब इसने क्वेश्चन में डोमेन दे दिया मतलब इतना ही ग्राफ बनेगा। साइन का ग्राफ आपको पता है ऐसा होता है, ये होता है π/2, ये होता है 2π/3 और ये होता है आपका π/6। ठीक,
तो पाई बाय 6 से लेके 2 पाई बाय 3 बस इतना ही पोर्शन बनेगा ग्राफ का, इसके आगे भी नहीं जा सकते आप और इसके पीछे भी नहीं जा सकते, सही है। तो अब इतने मैंने आपको शुरू में ग्राफ देख के रेंज देखना सिखाया था ना, तो आप देखो पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और इस पे कितनी होती है वैल्यू, √3/2, और ये टॉप वैल्यू कितनी होती है बीच में, 1 होती है। तो आपको ये ग्राफ देख के रेंज बता सकते हो इसकी क्या है, हाफ टू 1, हाफ से 1। भाई हाफ के नीचे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ग्राफ को कट नहीं करेगी, 1 के ऊपर नहीं करेगी, हाफ से 1 वाली कम से कम एक जगह तो करेगी ही करेगी। तो इसकी रेंज क्या हो गई, हाफ से 1। तो क्या इसकी रेंज -1 से 1 हुई क्या, नो सर। तो क्योंकि उसके डोमेन को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो जब रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही रेंज देखनी है, तब ऐसे नहीं कि सर साइन तो -1 से 1 होता है, तो अरे भाई उसने दे दिया डोमेन ये है तो दैट्स इट। तो एक तरह से ये भी कंपोजिट फंक्शन वाली बात ही हो गई ना, कि x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहां से यहां तक, अब उसके अंदर बाहर वाले फंक्शन को देखो वो कहां से कहां तक जाएगा, सही है। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक। नेक्स्ट, कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं ना कि इफ डोमेन एक इंटरवल है आपका a से b, तो बच्चे ऐसा सोचते हैं, जो आपके भी दिमाग में कभी आएगा, कि जो रेंज होगी fx की वो हो जाएगी आपकी fa से लेके fb। क्या ये बात सही है क्या, नो सर। ये तो यहां से ही क्लियर है। जैसे मान लो इन लास्ट एग्जांपल है ना, नोट करके इन लास्ट एग्जांपल, x कहां से कहां तक था, पाई बाय 6 से 2 पाई बाय 3, f ऑफ पाई बाय 6 कितना था, हाफ, और f ऑफ 2 पाई बाय 3 कितना था, √3/2। तो जो बच्चा ये लॉजिक लगाएगा उसके अकॉर्डिंग तो उसकी रेंज क्या हो गई, हाफ से लेके √3/2। बट क्या ऐसी थी क्या ये रेंज, ये तो गलत है ना, रेंज तो हमने अभी निकाली है ग्राफ से कि वो कहां से कहां तक थी, हाफ से 1 तक। तो कुछ बच्चों को ये लगता है कि लोअर वैल्यू निकालने के लिए इनपुट की लोअर वैल्यू रख दो, हायर वैल्यू निकालने के लिए इनपुट की हायर वैल्यू रख दो, और इससे आपकी रेंज आ जाएगी। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। जरूरी थोड़ी है कि मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट पे आएगी, मिनिमम वैल्यू लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आएगी, हो सकता है कि बीच में आ जाए। मान लो कोई ग्राफ ऐसा हो, ऐसा आपका इंटरवल है यहां से a से लेके b तक, तो मिनिमम वैल्यू a पे थोड़ी आएगी, मिनिमम वैल्यू तो यहां आएगी c पे, और मैक्सिमम वैल्यू b पे थोड़ी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी d पे। तो इस रेंज तो fc से लेके fd होगी या fa से लेके fb होगी, fc to fd, है ना। तो ये बात आप समझ गए कि अगर डोमेन ये है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप रेंज ऐसे निकाल दो। ये सिर्फ तभी होगा जब फंक्शन ऐसे ऊपर चढ़ता ही चढ़ता जाएगा, कि भाई a पे वैल्यू कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है इसका y बढ़ता ही जा रहा है। इस केस में तो ये बात सही है, बट इस केस में ये बात गलत है। तो इन जनरल ऐसा कोई रूल नहीं होता कि लोअर वैल्यू रख दो तो लोअर आ जाएगी, हायर रख दो तो हायर आ जाएगी। आपको पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत ही कॉमन पॉइंट है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखें इस चीज को। क्लियर है सबको, समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया ना ये पॉइंट भी। ये Yes, इस केस में सही है, इस केस में गलत है। yes sir, लॉजिक आपके सामने है, रटनी नहीं है चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखें, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जैसे डोमेन में अलजेब्रा होती थी ऐसे रेंज में कोई अलजेब्रा नहीं होती। जैसे डोमेन ऑफ f प्लस जी आप बोलते थे कि डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ g होता है, ऐसे कभी भी ये मत सोचना कि डोमेन ऑफ रेंज ऑफ f प्लस जी के लिए आप कर दोगे कि f की रेंज निकाल ली, इंटरसेक्शन रेंज निकाल ली। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं होता, ये बकवास है, ठीक है। बात समझ में आ गई। yes sir, बहुत छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो फंक्शन दे रखा है sin² x प्लस cos² x।
जो बच्चा अगर ये सोचे तो उसके हिसाब से साइन स्क्वायर की क्या रेंज होती है 0 से 1 और कॉस स्क्वायर की क्या रेंज होती है 0 से 1। अगर कोई ये लॉजिक लगाए तो उसके हिसाब से तो एफ एक्स की जो रेंज आएगी वो 0 से 1 आएगी। बट ये तो गलत है ना, ऐसा थोड़ी है, एफ एक्स तो हमेशा 1 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो एक्चुअल रेंज तो इसकी सिर्फ यही है, सिंगल एलिमेंट। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो रेंज वेंज में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता डोमेन की तरह कि एफ का निकाल लिया, जी का निकाल लिया और इंटरसेक्शन निकाल लिया। वो तो जो दिया है उसकी कंप्लीट की ही रेंज आती है, वो कैसे निकालनी है उस पर तो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसी के लिए हम बातें सीख रहे हैं। ठीक है, यस सर। हमें बाकी लोग भी सुन रहे समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक। 7th, स्टैंडर्ड फंक्शंस की रेंज आपको ध्यान रखनी है ना। स्टैंडर्ड फंक्शंस रेंज आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने बता दिया है ना, बार बार अब लिखा नहीं रहे। जैसे e की पावर x एक्सपोनेंशियल की रेंज क्या होती है, log की रेंज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज क्या होती है, अलजेब्रा में x स्क्वायर x की पावर 4, पॉलिनोमियल में ओड डिग्री की रेंज r होती है, इवन की r नहीं होती है, x प्लस 1/x की रेंज क्या होती है। ठीक है ना, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस आपको बताए हैं उन सब की आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एक 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि अगर एफ एक्स है a sin x प्लस b cos x, है ना, मैं याद करा दूं जिनको नहीं पता, तो इसकी रेंज होती है, रेंज ऑफ जो f होती है वो क्या होती है, याद है क्या? माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर माइनस ए रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो ये भी ध्यान रखें, स्टैंडर्ड है, बट ये होती जब है ना, तो ये दो चीजें देखनी पड़ती हैं तभी वैलिड होता है ये फॉर्मूला, है ना। दिस इज वैलिड इफ नॉट 1, ये साइन का आर्ग्यूमेंट और ये कॉस का आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स शुड बी सेम, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगेगा ये वाला। कैसे? सपोज मान लो आपने कहा कि y बराबर 2 sin x माइनस कॉस एक्स है, इसमें तो आप बोल सकते हो कि इसकी रेंज माइनस √5 से √5 हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 प्लस 1 5। लेकिन अगर आपको ये कहे कि y बराबर 2 sin 2x प्लस कॉस एक्स, क्या आप बोल सकते हो क्या रेंज माइनस √5 से √5? क्योंकि अब ये 2x और ये x सेम नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो नोट 1 तो ये ध्यान रखना है। नोट 2 ये कि इसको भी डोमेन को रोक ना दिया गया हो, क्योंकि अगेन वही वाली बात कि साइन की वैल्यू जैसे -1 से 1 होती है इन जनरल, बट अगर उसको रोक दोगे तो अगर 0 से 2 पाई पूरी लेंथ कवर कर गया तब तो -1 से 1 आ जाएगी, बट अगर बीच में पहले ही काट दिया उसको तो क्या वो पूरी रेंज कवर कर पाता है? नहीं कर पाता। ऐसे इसको भी एक कम से कम 2 पाई लेंथ मिल गई तो वो पूरी रेंज कवर कर लेगा यहां तक। अगर मान लो मैंने π/2 लेंथ का टुकड़ा ले लिया तो थोड़ी कर पाएगा। तो दूसरी चीज ये कि डोमेन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। तो ये दोनों चीजें हैं, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हो, ध्यान रखें इसको। डिराइव करने के लिए बहुत इजी है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फिर sin a cos b प्लस cos a sin b बना के सिंगल टर्म बन जाता है, फिर इससे प्रूफ हो जाता है। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। इसके अलावा एक आपको मैंने 11th में AMGM बताया था, कहीं कहीं पे रेंज निकालने में ये मेथड भी यूज होगा। तो अभी तो नोट में मैं सिर्फ AMGM क्या होता है वो जस्ट फटाफट रिकॉल करा रहा हूँ कि हाँ उसका यूज क्या होता है। कि अगर मान लो A1 A2 AN आर पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, पहली बात तो ये वैलिड कब होता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं तभी AMGM लगता है, नोट 1, अदरवाइज तो AMGM लगता ही नहीं है। नोट 2 लगता कैसे है, वो ऐसे लगता है A1 प्लस A2 प्लस से लेके AN का सम बाय n, ये तो हो गया उसका AM, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n, ये होता है उसका GM। तो यहां से फिर हम इस एक्सप्रेशन की
ग्रेटर देन इक्वल्स टू करके यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक नोट मैंने उस टाइम में भी बताया था, याद हो आपको, कि दिस इक्वलिटी होल्ड ओनली व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। इसलिए टू क्लेम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज वेरीफाई अबव कंडीशन। ये कंडीशन को हमेशा चेक कर लें कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। कई बार नहीं होती है, बट बच्चे गलती से मुंह फाड़ देते हैं कि हाँ देखो ये तो आ रहा है। जैसे इसका एक मैं एग्जांपल आपको बताऊं, कभी मान लो कोई फंक्शन ऐसा दिखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4/x², आपसे पूछा एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, है ना, मिनिमम वैल्यू। रेंज में तो भी देखेंगे, अभी तो एएमजीएम को तो सिर्फ यूज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताने में ही हो सकता है, पूरी रेंज नहीं आती। लेकिन हाँ, एक तरफ की बात हो जाती है। पहली बात तो ये यूज कब होता है, जब चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसका हिंट है ये कि ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और मैंने आपको 11th में भी हिंट बताया था, कभी भी ऐसा हो कि समथिंग कोमा 1/समथिंग आपको दिख जाए ऐसा, तो आप एएमजीएम लगा सकते हो, याद है? यस सर। हिंट ऑफ एएमजीएम। तो वही आपको इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है, ऊपर से वो पॉजिटिव है, तो बहुत तगड़ा हिंट है कि एएमजीएम से मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। तो बच्चे क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू बताने के लिए बोलते हैं दिस प्लस दिस बाय 2, दो चीजें को लगाया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² इंटू 4/x² का रूट। ये एएमजीएम लग गया। यहां से ये कट जाएगा, ये √4 कितना आ जाएगा 2, ये 2 उधर चला जाएगा, तो वहां से आ जाएगा x² प्लस 4/x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब जल्दबाजी में कुछ गरीब बच्चे बोलते हैं कि ये देखो 4 या 4 से बड़ा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है। ये लॉजिक गलत है, उस पर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो कोई चीज की मिनिमम वैल्यू 5 है, तो भी तो वो बात तो सही है ना कि वो 4 या 4 से बड़ी है। अगर हम कहते हैं कि फलानी चीज 4 या 4 से बड़ी है, तो जरूरी थोड़ी है उसकी मिनिमम वैल्यू 4 है, हो सकता है उसकी मिनिमम वैल्यू 5 हो, उसकी मिनिमम वैल्यू 6 हो, तो भी तो ये बोलना तो सही है ना कि वो 4 या 4 से बड़ा है। यस सर। तो ये जरूरी नहीं होता कि इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आए, इसको वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये इक्वलिटी तभी होल्ड करती है जब ये सारे नंबर जिन पे एएमजीएम लगाया वो बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हमने कहा वेरीफाई इक्वलिटी। इक्वलिटी वेरीफाई कब करते हैं कि वो तो तभी होल्ड करेगी जब ये दोनों नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं। तो x² बराबर 4/x² अगर होगा तो यहां से आएगा x की पावर 4 बराबर 4, तो यहां से दो आंसर आएंगे, x² बराबर 2 या -2। तो -2 तो नहीं हो सकता, लेकिन x² 2 तो हो ही सकता है ना, क्योंकि x प्लस माइनस √2 हो सकता है और प्लस माइनस √2 इसके डोमेन में है, इसलिए दिस इज पॉसिबल, दिस इक्वलिटी इज पॉसिबल फॉर सम x which is in domain. It means इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है, तो हम क्लेम करेंगे कि f की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4। ये जो स्टेप है ना, ये अक्सर जनता भूल जाती है। हालांकि मेंस में ये नीड पड़ती है, ऑलमोस्ट इक्वलिटी बैठती ही है, बट फिर भी लॉजिक तो देखो पता तो होना ही चाहिए ना। कल को ना हो और तुम फिर भी मान के कर दो तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे वेरीफाई करते हैं मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? यस सर। यस तो ये एक पॉइंट था 11th का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आएगा, तो मैंने इसलिए स्पेशल नोट बना के कर दिया ताकि जिन बच्चों को नहीं पता था उनको भी पता चल जाए कि यार ये चीज करते हैं। पहली बात तो पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, लगता है ऐसे है, इक्वलिटी ऐसे वेरीफाई होती है। फिर हिंट क्या है, समथिंग और उसी का रेसिप्रोकल मिल जाए तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम मतलब प्लस में या तो उसकी मिनिमम आएगी, प्रोडक्ट में होता तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती, तो वो क्लेम कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है इसकी मिनिमम चेक करने का। अब पूरे की रेंज कैसे बताएंगे वो तो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, और चीजें इसमें नीड है हमें, उसके बाद ही बता पाएंगे। बट हाँ, मोटे मोटे तौर पे कुछ बातें एएमजीएम से रिलेटेड जो यूज होंगी वो मैंने नोट बना के यहाँ लिखा दी है, ठीक है। चले? यस सर।
नेक्स्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने शायद आपको बताया भी हुआ पहले 11th में, फिर भी दोबारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनइक्वालिटी में अब तक यूज करते भी आए हैं इसको, बट फॉर्मली चलो फिर भी जिनको नहीं पता या अब तक दिक्कत आ रही थी वो दोबारा देख लें। अगर आपको ये पता है कि x कहां से कहां तक है, a से लेके b तक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस k कहां से कहां तक होगा, तो क्या आप ये बोल सकते हो a प्लस k से लेके b प्लस k तक होगा? भाई Yes, sir. इनइक्वालिटी में दोनों तरफ जोड़ सकते हैं ना कुछ, आपको पता है कि अगर x a से लेके b तक है तो अगर मैंने दोनों तरफ k जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने से इनइक्वालिटी की साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x प्लस a कहां से कहां तक हो जाएगा, a प्लस k से लेके b प्लस k तक हो जाएगा। Yes, Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो x माइनस k कहां से कहां तक हो जाएगा, a माइनस k से लेके b माइनस k तक हो जाएगा। आप एग्जांपल से समझें, इधर देखें, मान लो मैंने कहा x कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक है, तो अगर x प्लस 2 की बात करूं तो क्या वो 3 से लेके 4 तक होगा? Yes, sir. अगर ये सही है तो ये सही है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं x माइनस 1 कहां से कहां तक होगा, तो इसमें से 1 घटा दूं 1 और उसमें से 1 घटा दूं 1 माइनस 1 0, तो x माइनस 1 0 से 1 तक होगा। Yes. लेकिन जब प्रोडक्ट करते हैं किसी चीज से तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मान लो x माइनस 1 से 2 तक है तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2x माइनस 2 से लेके 4 तक होगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं, मैं पूछूं माइनस 2x कहां से कहां तक होगा, तो इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा और इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 आएगा, तो भी क्या यही साइन रहेगा ऐसे? No, sir. तो साइन पलट जाता है ना। तो ये 11th में बेसिक में इनइक्वालिटी में आपको पता है कि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे साइन बदल जाता है। तो अगर मैं तीसरा पॉइंट लिखूं कि x इंटू के की बात करूं तो वो kx से लेके a से लेके kb तक होगा अगर k पॉजिटिव है, और अगर k नेगेटिव है तो वो पलट जाएगा, kb से लेके k तक हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आपके सामने ही है। Yes, sir. ठीक है ना भाई, जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, घटा दिया इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मल्टीप्लाई करा, मान लो x यहां से यहां तक है और मुझे जरूरत है 2x की, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2 से 4 तक ही कर दूंगा, साइन सेम रखूंगा। और मुझे जरूरत है माइनस 2x की, तो मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, एक चीज और, सेकंड है ना, 10th का सेकंड, जैसे फर्स्ट था ऐसे सेकंड, ये मैं आपको 11th में बता चुका हूं, बट चलो फिर भी मान लो x 1 से 2 तक है, तो एक बात बताओ x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 1 से 4 तक होगा। Yes, sir. और अगर x मान लो माइनस 2 से माइनस 1 तक है तो भी कुछ बच्चे जोश जोश में इसका स्क्वायर 4 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और 4 से 1, ऐसे थोड़ी लिख सकते हो भाई, इसका स्क्वायर 4 है इसका स्क्वायर 1 है तो ये 1 से 4 ही तो लिखा जाएगा। जिनको नहीं समझ में आए वो बेसिक ग्राफ से देखें। ये 1 था, 1 पे वैल्यू कितनी थी, 1 थी, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और जब 2 है इनपुट तो आउटपुट कितना है, 4 है। जब आपका इनपुट 1 से लेके 2 तक है, मतलब आपका ये वाला ग्राफ कवर हो रहा है इतना इतना इतना, तो आउटपुट कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक। और जब आपका -1 है तो भी 1 है, -2 पे भी वैल्यू 2 है, 4 है। और जब आपका पोर्शन -2 से -1 है तब भी तो आपका ये ग्राफ कवर हो रहा है, तो रेंज तो अभी भी 1 से 4 ही बोलोगे या 4 से 1 बोलोगे। तो माइनस में क्या होता है, जब दोनों माइनस होते हैं, इसका भी स्क्वायर कर दो इसका भी स्क्वायर कर दो, पर इसका स्क्वायर पहले आएगा और इसका स्क्वायर बाद में आएगा, ऐसे मतलब फटाफट हम कर सकते हैं। ठीक है, और लफड़ा कब पड़ता है, जब मान लो ये है -2 से 1 तक,
तब दिक्कत आती है, तब गरीब आदमी क्या सोचता है कि इसका स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर 1 है, तो एक्स स्क्वायर का आंसर 1 से 4 होगा। क्या ये बात सही है? नो सर। क्योंकि आप ध्यान दो, -2 से लेके 1 तक जा रहे हो तो आपका ये ब्लैक वाला ग्राफ कवर होता है, इतना यहां से लेके यहां तक। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 से लेके 4 तक आएगा। तो ग्राफ से करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज फटाफट में अगर हम करते हैं तो इतना ध्यान रखें, अगर प्लस प्लस है तो स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका स्क्वायर से लेके इसका स्क्वायर होता है। अगर x a से b है और दोनों नेगेटिव है तो स्क्वायर करने से b का स्क्वायर पहले आएगा, a का स्क्वायर बाद में आएगा। और अगर एक माइनस है एक प्लस है तो ध्यान रखें मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आएगी, क्योंकि ग्राफ बीच में 0 तो हो ही जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इन दोनों में जिसका स्क्वायर बड़ा होगा। ऐसे करना है आपको, ठीक है? यस सर। चलो, एक रेसिप्रोकल का भी आपको 11th में बताया था, दोबारा देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फिर वो रेंज नहीं बन पाती अपनी कि ये यहां से यहां तक है तो वो कहां से कहां तक पता करें। मान लो x है आपका 2 से लेके 3 ओपन तक सपोज, तो 1/x कहां से कहां तक होगा? तो इसमें क्या होता है, अगर दोनों प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उल्टा कर दो इधर 1/3, और इसको उल्टा करके लिख दो उधर 1/2। अब देखो 3 पे ओपन था तो 1/3 पे ओपन आएगा, 2 पे क्लोज था तो 1/2 पे क्लोज आएगा, बीच में कोमा। तो अगर x यहां से यहां तक है तो 1/x कहां से कहां तक होगा? 1/3 से 1/2 क्लोज तक होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ये y बराबर 1/x का ग्राफ होता है, हमने बनाया था, है ना? हर चीज का लॉजिक है आपके पास। y बराबर 1/x का ग्राफ है, ठीक है? अब आप सोचो 2 कहां होगा? 2 यहां होगा, 2 पे वैल्यू यहां होगी कितनी? हाफ होगी। फिर 3 यहां होगा, 3 पे वैल्यू कितनी होगी? सपोज यहां पे ये 1/3 होगी। 3 पे ओपन है तो यहां पे भी ओपन आएगा, ये क्लोज है, तो आपका पोर्शन तो सिर्फ यही आया ना, ब्लैक ब्लैक वाला। तो रेंज क्या है? 1/3 ओपन से 1/2 क्लोज। सही बात है, मतलब x यहां से यहां है 2 से 3, तो 1/x कहां से कहां है? तो बार बार ग्राफ ना बनाना पड़े, इसलिए हमने रट लिया क्या कि इसको उल्टा करके इधर टांग दो, इसको उल्टा करके इधर टांग दो, मतलब दोनों को ऐसे क्रॉस कर दो, जिस पे ओपन है उस पे ही ओपन लगेगा, जिस पे क्लोज था उसी नंबर वाली साइड क्लोज लगेगा। सही है? हाँ जी, यस सर। और अगर मान लो दोनों नेगेटिव है तो भी यही काम करें। जैसे मान लो x आ गया आपका -2 ओपन से 3 क्लोज है, -2 ओपन से 3 क्लोज है, तो सर ने क्या बताया? -2 से -3, सर -3 से -2 क्लोज है, ऐसा सर वीडियो स्टक हो गई। ठीक है? -3 से -2 है, तो सर वीडियो से स्टक हुई पड़ी है। क्या हो गया? सर वीडियो स्टक हुई पड़ी है। हुई पड़ी है मतलब चल ही नहीं रही वीडियो। अब ठीक है। सर अब ठीक हो गई। ठीक है, 1/x कहां से कहां तक होगा? इसका उल्टा करके इधर टांग दो -1/2, इसका उल्टा करके उधर टांग दो -1/3। 2 वाली साइड क्लोज था तो यहाँ क्लोज आ गया, यहाँ ओपन आ गया, ये आपकी 1/x की रेंज हो गई। तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उल्टा करके उधर टांग दो, इसको उल्टा करके उधर टांग दो। ग्राफ से तो बहुत इजीली देख ही सकते हो कि ये -3 है, -3 पे वैल्यू कितनी है? -1/3, और -2 इधर होगा, और -2 पे वैल्यू कितनी होगी? -1/2। तो ग्राफ तो इतना ही यूज होगा ना, ये वाला पोर्शन, और -3 पे ओपन है तो -3 पे ओपन है, तो रेंज -1/2 नीचे है, 1/3 ऊपर है, तो -1/2 से 1/3 आएगी भाई। सही है? यस सर। अब दिक्कत कब आएगी? दिक्कत आती है जब आंसर आ गया इधर -3 है इधर 2 है, एक माइनस है एक प्लस है, तो आदमी जल्दबाजी में लिख देगा ऐसे 1/d से -1/3, ये गलत है सर। तो ग्राफ से समझे आप, ध्यान से देखें, ग्राफ से बहुत इजीली मतलब सारी चीजें क्लियर है, आपके सामने है सारे जवाब कि यार इधर -3 है ना, ठीक है, -3 है और इधर 2 है, तो मेरा -3 से 2 तक इतना ग्राफ कवर होगा, इधर वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा, और फिर इधर वाला पोर्शन आएगा ये वाला,
2 तक। सही है? हाँ जी, ये डॉटेड जो हाईलाइट किया हुआ ये वाला पोर्शन आएगा इसके अंदर। यस सर। तो यहां से तो यस आप सर। यहां से ग्राफ देख के रेंज बता सकते हो ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/3, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/3 ओपन, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही आता है। यूनियन, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है, हाफ, उसके ऊपर की सारी वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट करेंगे, इन्फिनिटी तक ग्राफ जा रहा है, यूनियन हाफ क्लोज से इन्फिनिटी। तो जब भी एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो बीच में जीरो टपक पड़ता है। तो स्क्वायर में तो क्या होता था, वो कंटिन्यूअस था तो मिनिमम वैल्यू जीरो आती थी, मैक्सिमम मैंने कहा था दोनों में स्क्वायर जिसका बड़ा है वो लगा दो। लेकिन 1/x में उल्टा होता है, तो लोगों को ये याद रखने में दिक्कत आती है कि सर इससे ये कैसे करें। तो एक्सप्लेनेशन तो आपके सामने ग्राफ है, तो इसमें ऐसे सीधा उल्टा करके नहीं टांग सकते, इसको ऐसे लिखते हैं। तो याद करने का तरीका भी देखने भी बार बार ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, तो याद करने का तरीका है ना, इसको ऐसे केस में हमेशा ऐसे लिखें जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आप पता क्या करो, x को लिख लो -3 से 0 तक, यूनियन 0 प्लस से 2 क्लोज तक, -3 से 0 तक, 0 से 2 तक लिख सकते हो तोड़ के। अब वही काम कर दो, इसका 1/0 माइनस इधर, तो 1/-0 माइनस इन्फिनिटी, -1/3, इस पे ओपन है और इन्फिनिटी पे ओपन ही आता है, यूनियन 2 को इधर करके उल्टा कर दो, 1/2, 1/0 करोगे तो प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा, हाफ पे क्लोज है, इस पे सीधा आंसर लिख सकते हो विदाउट मेकिंग द ग्राफ, अगर आप इसको ऐसे ध्यान रखें। अदरवाइज ग्राफ से देख ले। अल्टीमेटली बात यह है कि अगर x माइनस से प्लस तक जाता है तो 1/x ना सीधा ऐसे उल्टा करके आंसर नहीं आता, ऐसा आंसर आएगा, ऐसे करना है आपको, गलती नहीं करनी है। ठीक है? यस सर। चले आगे। यस सर। एक छोटी चीज और देख लो, मान लो x 2 से 4 तक है, तो रूट x कहां से कहां तक होगा, तो देखो रूट का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बोल सकते हो कि भाई 2 पे वैल्यू √2 है और 4 पे वैल्यू 2 होगी, ये तो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। तो इस केस में आप हमेशा ऐसा कर सकते हो क्या, कि छोटे वाली का रूट छोटा, तो आंसर क्या आएगा, √2 से लेके 4 का √2 तक, ये बात एकदम सही है। अगर मान लो ऐसा है 0 से लेके 8 तक, तो √x का आंसर क्या आ जाएगा, √0, मतलब 0 से लेके 2√2 तक। ठीक है भाई, इसमें आप वो बात बोल सकते हो a से b तक है तो fa से fb हो जाएगा। ठीक है? यस। ठीक है, और मान लो इन केस में बोलूं x बिलोंग्स टू -2 से 4 तक है, तो सर √-2 मत कर देना, क्योंकि आपको पता है -2 से 0 का पोर्शन तो डोमेन में आएगा ही नहीं, 0 से 4 ही आएगा। इसका मतलब है x 0 से 4 है, इसका मतलब है कि √x जो है वो 0 से √2 ही है, 2 ही है। ठीक है ना? बस इन सब चीजों का ध्यान रखें जो हम फटाफट यूज किया करेंगे रेंज निकालने के लिए। सही है? सही है। चले आगे। हाँ जी, सभी लोगों से पूछ रहे हैं, अब तक की सारी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो मैंने 8-10 पॉइंट बताए हैं इनको ध्यान रखें, और स्टैंडर्ड जो फंक्शंस वगैरह रेंज वगैरह हमने देखी है वो भी हमें याद रखनी है, और फिर इनका यूज करके अब हम रेंज निकालेंगे फंक्शंस की। और उसमें भी मैंने कहा था कि देखो डोमेन में तो कोई बहुत ज्यादा लॉजिक होते नहीं है, सीधा सीधा हम निकाल लेते हैं, लेकिन रेंज में कोई प्रॉब्लम किसी तरीके से होता है, कोई किसी तरीके से होता है, तो हम एक क्लासिफाइड वे में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने कह दिया टाइप 1, तो वो सारी प्रॉब्लम्स कुछ उस सेम तरीके से हो रही होंगी, फिर टाइप 2 हम अपनी तरफ से बना देंगे कि देखो ऐसा है तो ऐसा करें, तो इस तरह से हम थोड़ा क्लासिफाइड करके पढ़ लेंगे, तो थोड़ा क्या ब्रेक हो जाएंगी प्रॉब्लम्स,
और थोड़ा सा दिमाग में सेटअप बैठ जाएगा कि हाँ यार कब कौन सी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ऑब्वियसली ये सारे की पॉइंट्स तो ध्यान रखने हैं। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड्स टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज, जिसमें जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको मतलब ऐसा जो कोई मेथड मैनिपुलेशन मेथड ही होता है, बट ठीक है चलो अपन एक नाम दे देंगे कि इसमें क्या है कि एक फंक्शन की रेंज एक जगह पुट की जाती है ना, तो इसको मैं ऐसे ही पूरा नाम यही दे रहा हूं कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वन फंक्शन या वेरिएबल एट ओनली वन प्लेस, ओनली वन प्लेस है ना, ये इस चीज पे भी बात करेंगे कि इस पे एम्फसाइज में क्यों कर रहा हूं। तो ये एक तरह से फर्स्ट मेथड हो गया हमारा। तो इस पे किस तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, मान लो आपसे मैंने पूछा इसकी रेंज बता दो, sin x + 5 की रेंज बता दो, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, रेंज फंक्शन आ गया, तो आप थोड़ा डोमेन पे नजर घुमाएं। तो डोमेन तो इसका R है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साइन पूरा दौड़ेगा खुला -1 से 1 तक। तो जब sin x की औकात कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक, तो sin x में क्या जोड़ दें कि y बन जाए, 5 जोड़ दें, तो दोनों तरफ 5 जोड़ने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 जोड़ने पे साइन की इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो sin x + 5 क्या बन गया आपका, y बन गया y। तो ये आ गया आपका y कहां से कहां तक हो गया, 5 - 1 4 तक, 6 तक। तो y की रेंज क्या आ गई, 4 से लेके 6 तक। सही है। यस सर। इस तरह से मतलब एक सिंगल जगह पे मैंने एक लास्ट स्टेप में जाके मैंने साइन की वैल्यू भर दी कि यहां से यहां तक है, ठीक है ना। इस तरह की मतलब जो चीजें हैं वो, जैसे एक और एग्जांपल देंगे फिर बात करेंगे। मान लो 1/2 sin x - 3 ऐसा आ गया, ठीक है। अब आप ये सोचें, ये सिंगल जगह वेरिएबल है और तो कोई लफड़ा है ही नहीं, तो मैं अगर इसी से शुरुआत करूं तो मेरा काम बन सकता है। कैसे भाई, sin x की औकात कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक। उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 sin x कहां से कहां तक हो जाएगा, -2 से लेके 2 तक। अब उसमें -3 घटा दूं तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा मेरा, 2 sin x - 3। 3 घटा दूंगा तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, -5 से लेके -1 तक हो जाएगा। यस सर। अब इसका उल्टा करना है, तो अगर x -5 से -1 है, तो अभी आपको बताया ना कि 1/x कहां से कहां तक है, दोनों ही नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको उल्टा करके इधर टांग दो, 1/-1, इसको उल्टा करके उधर टांग दो, 1/-5। तो ये आपका y आ गया। तो y की रेंज क्या आ गई, -1 से लेके -1/5। ये आपका आंसर आ गया। डोमेन का कोई चक्कर नहीं था इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें भी 0 नहीं हो सकता था। डोमेन की बात मैंने शुरू में देख ली थी, जैसे आपको अब मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। तो sin x कभी भी 3/2 तो हो ही नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता था। वैसे इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका डोमेन R था, और क्योंकि डोमेन R था इसलिए रेंज -1 से 1 पूरी दौड़ रही थी। फिर हमने उसमें दौड़ तोड़ करके वो जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा अभी 10th कि उसमें जोड़ दो घटा दो, तो क्या क्या चीजें होती हैं, हमने अल्टीमेटली ये y को पूरा क्रिएट कर लिया। तो देखो वेरिएबल एक ही जगह हमने इसकी रेंज रखी है, उसके बाद तो बाकी जोड़ने घटाने से रेसिप्रोकल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इस तरह से इसकी रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर है। यस सर। अब मैं इस चीज की भी बात कर लूं, ये एट ओनली वन प्लेस क्यों लिखा सर आपने, इसका भी लफड़ा है। कुछ बच्चे इस चीज को गलत यूज करते हैं, जैसे मान लो है ना, नोट करके इस पे ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा sin x + cos x, तो बच्चे पता है ऐसे सोचते हैं, क्या सर sin की औकात कितनी, -1 से 1 तक, cos की औकात कितनी,
-1 से 1 तक, और अगर ये भी -1 से 1 है, ये भी -1 से 1 है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा -2 से लेके 2 तक। ऐसे करते हैं, क्या ये सही है? नो सर। नो सर। क्योंकि इसकी रेंज तो आप जानते हो ना, a sin x प्लस b cos x की, भाई करेक्ट मेथड तो आप जानते ही हो ना इसकी। -√2 से -√2 to √2। हाँ भाई 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो आप, sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2, फिर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हो √2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस π/4, ऐसे बनाते हो। तो अब आप बेसिक से लिख सकते हो कि साइन के अंदर एंगल चाहे कुछ भी हो, π/4 करने से तो ग्राफ इधर या इधर ही तो शिफ्ट होगा, लेकिन साइन की औकात तो -1 से 1 ही रहेगी या बदल जाएगी? तो ये तो -1 से 1 ही रहेगा, और उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कहां से कहां तक हो जाएगा, -√2 से √2 तक होगा। तो इसलिए यहां से इसकी रेंज आती है -√2 से √2, जो हमने शॉर्टकट पहले ही याद रख रखा है। ये पूरा डेरिवेशन होता है जो मैं उस टाइम बता रहा था ना, ये डेरिवेशन करके उसकी रेंज निकालते हैं कि -√a² प्लस b² से लेके √a² प्लस b² आती है। तो वो तभी आएगी जब इनका आर्ग्यूमेंट सेम होगा। दूसरी बात, अगर डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं किया होगा तभी तो हम बोल सकेंगे ये चीज -1 से 1 तक जाइए, इसलिए वो दो नोट ध्यान रखें। उसके बाद इसकी रेंज आप डायरेक्ट बोल सकते हो √-a² प्लस b² से लेके प्लस √a² प्लस b²। तो आपको पता है इसकी रेंज तो कितनी है, -√2 से √2। तो फिर कोई बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो ये तो गलत है ना। तो ये गलत क्यों है उसका लॉजिक समझे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसकी रेंज निकाल ली, इसकी रेंज निकाल दी और जोड़ दी। भाई जरूरी थोड़ी है जब ये -1 होगा ये भी -1 होगा, ऐसा होगा क्या? जब ये 1 हो तो ये भी 1 होगा, तो ही तो मिलके 2 बनेगा। ऐसा तो कोई नहीं है कि sin 1 होगा तो cos भी 1 होता है, बल्कि ये तो कभी नहीं होते हैं। sin 1 होता है तो cos 0 होता है। यस सर। तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर आप समझ गए फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देसी भाषा में आप ऐसे समझे कि मैंने जानबूझ के क्या लिखा है, एट ओनली वन प्लेस। जैसे मैंने इसमें साइन की एक ही जगह वैल्यू रखी थी, सिर्फ साइन की एक ही वेरिएबल की, यहां पे भी सिर्फ एक ही जगह रखी थी एक ही वेरिएबल की। लेकिन अगर आप दो अलग अलग वेरिएबल की जगह रखोगे कि इसकी अलग से रख दी इसकी अलग से रख दी, तो ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए ना। तो ऐसा करना यहां अलाउड नहीं है, आंसर आपका गलत आ सकता है। एक और नोट से समझे, एक और नोट से फटाफट कि चलो सर ये तो दो वेरिएबल थे, मान लो ऐसा होता sin² x माइनस sin x प्लस 1 होता, तो कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर देखो यहां तो एक ही वेरिएबल है sin x है, तो ये तो sin² क्या होता है 0 से 1 होता है, sin x कहां से कहां तक होता है -1 से 1 होता है। तो 0 में अगर ये चीज 0 से 1 तक है, उसमें से मैंने कुछ घटा दिया तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 माइनस 1 0, तो ये 0 से 1 तक हो जाएगा, फिर उसमें 1 जोड़ दिया तो ये 1 से 2 तक हो जाएगा। ये सारी कहानी करना गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने इसकी रेंज यहां रख दी, इसकी रेंज यहां रख दी, आपने दो जगह रेंज रख दी। मैंने मेथड में क्या लिखा है, सिंगल प्लेस पे सिंगल वेरिएबल की रेंज रख सकते हो तो ये मेथड वैलिड है, अदरवाइज ऐसा करना या ऐसा करना गलत है। ठीक है, तो ये मेथड ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखें कि ऐसे पाप करने गलत है। क्लियर है? यस इसलिए मैंने इसको नाम ऐसा दिया, सिंगल फंक्शन की रेंज रखनी है और सिंगल ही जगह पे रखनी है, एक से ज्यादा जगह पर एक साथ रेंज नहीं रख सकते आप। ठीक है, ऐसे ही एक से ज्यादा वेरिएबल की एक साथ रेंज नहीं रख सकते। तो इसको करने का सही मेथड पता है क्या होगा, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो sin x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो देखो sin² x माइनस 2 sin x इंटू 2 sin x आ गया, प्लस 1/4 आ गया, 1/4 इधर से यूज कर लिया मैंने, तो प्लस 3/4 बन गया। ऐसे लिख सकते हो इसको। यस बस अब आप इसका आंसर निकाल लोगे। कैसे? वही, अब तो सिंगल जगह सिंगल वेरिएबल है और इसकी रेंज रख सकते हो क्योंकि डोमेन इसका आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब आप क्या कहोगे, sin x कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, उसमें से हाफ घटा दिया, तो sin x माइनस हाफ कहां से कहां तक, हाफ से लेके -3/2 तक। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई चीज -3/2 से लेके हाफ तक है तो उसका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा,
0 से 1/4 0 to 1/4 तू गधा ही रहेगा। to 9/4 इसे 9/4 तो ध्यान दे ले, वरना तो ऐसी मूर्खता ऐसे ही करेंगे। कोई लिखेगा 9/4 से 1/4, फिर कोई लिखेगा 1/4 से 9/4, 0 से। ऐसा नहीं है, आप बेसिक से चले। अभी आपको ग्राफ बताया कि y बराबर एक्स स्क्वायर में अगर x माइनस 3/2 से लेके हाफ तक जाएगा तो उसमें अंदर जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो तो 0 आएगी, और मैक्सिमम इनके स्क्वायर में जो बड़ा होगा वो आएगी। तो वो 0 से लेके 9/4 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। और उसमें क्या जोड़ दें? 3/4। तो साइन एक्स माइनस हाफ के स्क्वायर में 3/4 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9/4 प्लस 3/4 12/4 3 हो गया, और इधर ये कितना हो गया? 3/4 हो गया। ये y बन गया आपका y। यस सर। तो Yes, sir. रेंज क्या आ गई? 3/4 क्लोज से 3 क्लोज तक। ऐसे रेंज निकालते हैं इस मेथड से। तो एक से ज्यादा वेरिएबल की रेंज एक साथ नहीं रखनी, पहली बात। एक से एक भी वेरिएबल है तो भी एक से ज्यादा प्लेसेस पे एक साथ नहीं रखनी, ठीक है ना। कोई कहे कि ऐसे आ गया, मान लो sin x अपॉन sin x प्लस 1, तो मैंने ऊपर वाले sin x को बोल दिया -1 से 1, नीचे वाले को बोल दिया 0 से 1 -1 से 1, या नीचे 2 है तो 1 से 3, फिर डिवाइड कर दिया -1 से 1/3। ऐसा नहीं होता, क्योंकि दो इनइक्वालिटीज डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब नहीं होती है, ये कोई लॉजिक नहीं है आपका, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक तो ये करना कैसे है वो आपको बता दिया कि एक जगह रख के उससे शुरुआत करके आप उसमें जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, उससे किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, रूट ले सकते हो, रेसिप्रोकल ले सकते हो। ये सब चीजों को आपको 10th पॉइंट में इसीलिए बताया। तो उससे पूरा फंक्शन आप y क्रिएट करके रेंज बता सकते हो। तो सिंगल प्लेस पे सिंगल वेरिएबल की रेंज करके निकाल सकते हो, एक से ज्यादा पे ऐसे तरीका। ऐसा मैंने बता दिया, ये दोनों तरीके गलत है, दोनों को सही करने का मेथड भी बता दिया, उसका लॉजिक भी बता दिया। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बस ध्यान रखे। अब मैं मिटा रहा हूं कुछ 2-4 क्वेश्चन इस पे फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। टू टाइम e की पावर x माइनस 1 की रेंज बतानी है आपको। तो e की पावर x की रेंज आप जानते हो, और एक ही जगह वो है। डोमेन इसका क्या r है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन r है तो e की पावर x कहां से कहां तक होता है? 0 से इंफिनिटी तक होता है। e की पावर x कहां से कहां तक है? 0 से इंफिनिटी तक होता है। यस सर। यस सर। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 टाइम e की पावर x, 2 इंटू 0 0 ही आएगा, और 2 इंटू इंफिनिटी भी इंफिनिटी आएगा। भाई इंफिनिटी को 2 से गुणा करोगे तो इंफिनिटी आएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। -1 कर दोगे तो 2 की पावर e की पावर x -1, 0 में से -1 करोगे तो -1, इंफिनिटी में से 1 घटा दोगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या उसके? नो सर। नो सर। तो वो इंफिनिटी रहेगा। ये आपका y आ गया। तो रेंज क्या आ गई? -1 से इंफिनिटी, -1 ओपन से इंफिनिटी ओपन, ठीक है। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट x² माइनस 5x प्लस 6 है, इसकी रेंज बतानी है। तो देखो वैसे इसकी रेंज बताने के तो 3 मेथड है, आपको मैं थोड़ा सा फटाफट रिकॉल करा दूं। एक तरीका तो है कि आप इसका ग्राफ बना लें, फिर यहां से लेके यहां तक इसकी रेंज बता दें, जो मैंने क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने सिखाए थे तब बताया था ना। Yes, sir. यस सर। भाई यहां से लेके यहां तक उसकी रेंज आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू निकाल लेना। दूसरा बच्चे रट के रखते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -3/4a, फिर ऊपर वैल्यू जाएगी इंफिनिटी, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। तो कुछ लोग ये भी याद कर लेते हैं। और मैंने बताया था आपको, ग्राफ अगर नहीं जरूरत है तो रेंज निकालने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ग्राफ बनाने की आप सीधा परफेक्ट स्क्वायर से ही कर सकते हो। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, x² का कोफिशिएंट 1 बना दो, पहले वो 1 है, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ दो, घटा दो, तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो आपने 25/4 जोड़ा था, तो 25/4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4 से 24 -1। ये याद करो, मेथड 2 बताया था ना मैंने वहां ग्राफ के टाइम पे,
वही दोबारा बता रहा हूँ, उस टाइम कहीं को नहीं समझ में आया था तो अब ये वाला रेंज का मेथड पढ़ने के बाद शायद समझ में आ जाए कि उस टाइम मैं रेंज कैसे निकाल रहा था। अब मैंने आपको बताया था उस टाइम x कहां से कहां तक, 0 से x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना, क्योंकि x तो खुला डोमेन है, डोमेन क्या इसका r है, फिर x में से -5/2 घटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। फिर अगर कोई चीज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 0 क्लोज से इन्फिनिटी हो जाता है। यस सर। अब उसमें -1/4 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/4 से इन्फिनिटी। तो y की रेंज क्या आ जाएगी, -1/4 से इन्फिनिटी। ये उस टाइम पे मैंने मेथड 2 बताया था ओनली फॉर रेंज, जब ग्राफ बताए थे वो दोबारा बता दिया ऐसे कर, इसलिए ऐसे कर रहा था मैं उस चीज को कि ये चीज हमेशा 0 या 0 से बड़ी है तो -1/4 कर दिया तो -1/4 से बड़ी है तो रेंज आ गई। ठीक है, यस सर। ये 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं। 1/3 e की पावर x प्लस 5, 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 1/sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, इनकी रेंज बतानी है आपको, है ना। x minus greatest integer of x upon 1 minus greatest integer of x plus x, या इससे पहले x square plus 5, 2x square plus 3, x minus 1 minus greatest integer of plus x। ठीक है भाई, टाइम बच जाएगा 1 आध मिनट भी। 2 मिनट 50। हाँ तो बस फिर फटाफट एक ये क्वेश्चन देख लो, बाकी आप होमवर्क में ट्राई करना, क्योंकि ऐसा मैंने बता दिया, ऐसा बता दिया, ऐसा भी आप मैनिपुलेट करके देख लोगे, ये हो जाएगा तो फिर आप ये कर सकोगे अगला, और ये भी बता दिया। तो बस एक ये क्वेश्चन देख लें मेरी तरफ से, बाकी बात अपन कल करेंगे। ठीक है, अब सर कुछ बच्चे पता गलती क्या करेंगे यहाँ पे कि सर वो 2 जगह रेंज रखना शुरू कर देंगे कि x स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी है तो ऊपर वाली चीज तो 5 से इन्फिनिटी है, नीचे वाली चीज ये 0 से इन्फिनिटी है तो 3 से इन्फिनिटी है, तो डिवाइड कर दें। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप 2 जगह अलग अलग रेंज नहीं रख सकते, मैं बता चुका हूँ, ये सब गलत है। तो सर हमने तो अभी और तो कुछ हमने सीखा ही नहीं है, अभी तो हमने मेथड 1 ही सीखा है। मतलब मैं कुछ ऐसा करूं कि x स्क्वायर एक ही जगह दिखाई दे, दूसरी जगह गायब हो जाए, ये मेरा लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, कि भाई 2 जगह तो नहीं होना चाहिए, और आज की तारीख में तो मुझे और कुछ आता नहीं ना, इतना ही बड़ा है, तो मैं चाहूंगा एक जगह x स्क्वायर रह जाए, एक जगह x स्क्वायर गायब हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी नीचे और ऊपर कुछ कुछ थोबड़ा मिलता हो ना, तो एक हिंट है, पूरे मैथ्स में काम आएगा, नॉट ओनली इन रेंज, इंटीग्रेशन तक काम आएगा कि नीचे का थोबड़ा ऊपर बनाए, नीचे का इसका जो थोबड़ा है, मतलब जो फोटो है, नीचे की फोटो है ना, नीचे की फोटो ऊपर क्रिएट करें, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में क्रिएट करें, खुद से क्रिएट करें। अच्छा घर का राजा, हाँ भाई करेंगे हम, देखना नीचे 2x स्क्वायर प्लस 3 है तो मैंने ऊपर भी 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया। अब अपने पिताजी का राज तो है नहीं कि जो नीचे था हमने ऊपर अपनी मर्जी से लिख दिया, लेकिन हम मैथ्स की वजह से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 3 है, लेकिन ऊपर कितना है, x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर x का कोएफिशिएंट कितना चाहिए आपको, 1 चाहिए, तो बाहर मैं हाफ से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये 2 × 2x स्क्वायर एडजस्ट हो गया। लेकिन अब क्या बचा, 3/2 आ गया, तो 5 में से 3/2 घटा दिया तो वो भी बैलेंस हो गया, ऐसे लिख सकते हो। बोलो भाई जल्दी। यस सर। अगला स्टेप, यस सर। दुकानें अलग अलग, इसको यहां से पार्टीशन कर दो, तो जब इधर इधर करोगे तो ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा हाफ, प्लस इधर करोगे तो 2 5 10 -3 7/2 इंटू 1/2x स्क्वायर प्लस 3,
क्या अब सिंगल जगह बच गया? Yes, sir. Yes, sir. अब 2x स्क्वायर कहां से कहां तक है? जीरो क्लोज से इंफिनिटी तक, क्योंकि डोमेन तो क्या है? आर है ना, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, डोमेन इसका आर है। इन सभी क्वेश्चन में डोमेन आर था, इसलिए मैं बिना मुंह पढ़ के चल रहा था। 2x स्क्वायर जीरो से इंफिनिटी तक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 कहां से कहां तक हो जाएगा? क्लोज 3 से इंफिनिटी तक। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2x स्क्वायर प्लस 3 कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से लेके 1/3 क्लोज तक। अब इसको 7/2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 7/2 0 आ गया, तो इंटू 7/6 आ जाएगा। अब उसमें हाफ जोड़ दोगे तो ये पूरा y कहां से कहां तक हो जाएगा? हाफ ओपन से लेके 7/6 प्लस हाफ करके जो भी आ गया क्लोज तक, ये इसकी रेंज आ गई। इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, बाकी अपन कल बात करें। ओके, थैंक यू।